अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो कि प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ आपको लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं दिखाई दे रही है बच्चों। लेग्यूम पौधे मतलब फलीदार पौधे, जैसे कि सेम, मटर आदि। इन ग्रंथिकाओं में कुछ लाभदायक जीवाणु जैसे कि राइजोबियम आदि रहते हैं और यह जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पुनः पौधों द्वारा उपयोग लिए जाते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इसे ही हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, वह जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में सर्वप्रथम परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर गैसीय नाइट्रोजन में बदलना, यह गैसीय नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है और यही वायुमंडल की नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन का तड़ित द्वारा यानी बिजली कड़कने से इसका स्थिरीकरण भी होता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ जीवाणुओं व नीले हरे शैवाल द्वारा भी स्थिरीकरण किया जाता है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है और फिर से यह मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, उनका जड़ तंत्र द्वारा पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है और जंतुओं द्वारा इन्हीं पौधों को खाया जाता है। तत्पश्चात उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न जो ये नाइट्रोजन है, यह फिर से मिट्टी में मिल जाती है। यही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे कि जीवाणु, पादप व जंतुओं में ही गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। थैंक यू बच्चों, जल्द ही मिलते हैं विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ।